हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर से। हम लास्ट टॉपिक में केंद्रीय समाज कल्याण मंडल का संगठन पढ़ रहे थे। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल अगस्त 1953 में स्थापित हुआ था। इसके संगठन में हम आम सभा, कार्यकारिणी समिति, अध्यक्ष और निदेशक के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम इसके कार्यालय का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल का प्रशासनिक कार्यालय 5 संभागों में बांटा गया है। पहला है औद्योगिक कार्यक्रम प्रशासनिक संभाग। इस संभाग में एक संयुक्त निदेशक, 4 उपनिदेशक और अन्य कर्मचारी होते हैं। इस संभाग के द्वारा संगठन को अनुदान स्वीकार करने, बजट तैयार करने, संसद में प्रश्नों का जवाब देने और मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है। दूसरा है कल्याण कार्यक्रम प्रशासनिक संभाग। इस संभाग में एक संयुक्त निदेशक, 3 उपनिदेशक और कर्मचारी काम करते हैं। इस संभाग को महिला मंडल, सीमा क्षेत्र, सामुदायिक विकास और कामकाजी महिला छात्रावास के कार्यक्रमों की क्रियान्विति, महिला और बाल विकास परियोजनाओं के निर्माण और संचालन की क्रियान्विति का कार्य दिया गया है। तीसरा है प्रशासनिक संभाग। इसमें एक संयुक्त निदेशक, 2 उपनिदेशक, 2 संपादक और एक जनसंपर्क अधिकारी कार्य कर रहे हैं। इस संभाग के द्वारा कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है और मंडल की समाज कल्याण और सोशल वेलफेयर पत्रिकाओं के प्रकाशन का कार्य सौंपा गया है। फोर्थ है वित्त और लेखा संभाग। यह संभाग लेखा अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करता है। इसमें एक वेतन तथा लेखा अधिकारी, 2 लेखा अधिकारी अन्य और बहुत सारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इस संभाग के द्वारा मंडल की संपत्तियों की रक्षा, उनका नियोजन और प्रबंधन का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है नियोजन, मॉनिटरिंग और समन्वय संभाग। इस संभाग में एक संयुक्त निदेशक, 2 उपनिदेशक, वरिष्ठ अनुसंधान और अन्य कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस संभाग के द्वारा मंडल के कार्यक्रमों के नियोजन, अनुसंधान, मूल्यांकन, परामर्श और समन्वय का कार्य इस संभाग के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के कार्यों को देखते हुए यह अनुभव किया जाने लगा कि इसे एक संवैधानिक निकाय बनाया जाए और 1959 में शिक्षा मंत्रालय और योजना आयोग के बीच इस विषय पर विचार विमर्श हुआ और ये प्रस्ताव सामने आए। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन मंडल का पंजीकरण करवाना या फिर भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन इसे कंपनी बना देना या फिर संसदीय अधिनियम के द्वारा मंडल को एक निगम बना देना। इन सभी अधिनियम पर विचार विमर्श करने के बाद 1 अप्रैल 1959 को केंद्रीय समाज कल्याण मंडल को एक सरकारी कंपनी के रूप में कानूनी स्तर प्राप्त हो गया और भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के सेक्शन 25 के अंतर्गत इसे चैरिटेबल कंपनी माना गया। इस प्रकार मंडल को एक संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। अब इसके बाद आता है राज्य समाज कल्याण मंडल। जब 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की स्थापना हुई तो ये महसूस किया जाने लगा कि राज्यों में भी राज्य स्तर पर राज्य समाज कल्याण मंडल होने चाहिए और 1954 में उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा और ये कहा कि इस कल्याण कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण और सुचारू संचालन के लिए राज्यों में भी राज्य सलाहकार मंडलों की स्थापना की जाए। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के अध्यक्ष दुर्गाबाई देशमुख ने
राज्य के मुख्यमंत्री को इस निर्णय के बारे में बताया और इनके गठन का प्रस्ताव किया। राज्य सरकार ने 19 नवंबर 1954 में राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना जयपुर में की। इस प्रकार हर राज्यों में राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल बने, लेकिन राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल की आवश्यकता और भी ऐसे ऐसे आधार थे जिनको देखते हुए इसकी आवश्यकता हमें महसूस होने लगी। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के ढांचे की स्थापना से राज्य स्तर पर कार्यों का विकेंद्रीकरण किया जा सके, अनुदान मांगने वाले शैक्षिक संगठनों के कार्यों का मूल्यांकन हो सके, साथ ही शैक्षिक स्तर पर काम करने वाले शैक्षिक अभिकरणों को नियंत्रित किया जा सके, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ परामर्श किया जा सके, पहाड़ी, पिछड़े और कच्ची बस्ती के महिलाओं और बच्चों के कल्याण किया जा सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रख के राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल की स्थापना हुई। जब इसकी स्थापना हुई तब ये कहा गया कि इस समाज कल्याण सलाहकार मंडल के अध्यक्ष पद पर सुप्रसिद्ध महिला समाज सेविकाओं की नियुक्ति की जाए। राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर समाज कल्याण सलाहकार मंडल के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राज्य स्तरीय मंडल पर 15 सदस्य राज्य सरकार और 15 केंद्रीय समाज कल्याण मंडल मनोनीत करता है। इसके उपाध्यक्ष का पद ज़्यादातर खाली ही रहता है, लेकिन कोषाध्यक्ष पद को सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय का निदेशक रहता है। मंडल के सचिव पर केंद्रीय समाज कल्याण मंडल द्वारा प्रतिनियुक्त पर आने वाला अधिकारी होता है। इसके अलावा मंडल के 30 गैर सरकारी सदस्य जो राजनेता होते हैं, समाजशास्त्री होते हैं, प्रशासक होते हैं। इसमें 5 सरकारी अधिकारी होते हैं जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता, महिला और बाल विकास, शिक्षा और वित्त विभाग से होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक जिले में एक प्रतिनिधि मंडल भी होता है। मंडल के सभी सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के परामर्श पर करती है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल का कार्य प्रणाली केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के समान ही होती है, लेकिन फिर भी इसके कुछ कार्य हैं जो इस प्रकार हैं। केंद्रीय अभिकरणों से क्षेत्रीय संगठन और क्षेत्रीय संगठनों से केंद्रीय अभिकरण के बीच सूचना पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही शैक्षिक कल्याण अभिकरणों को अनुदान देने के लिए आवेदन पत्रों को आमंत्रित करता है, प्राप्त करता है और उनका मूल्यांकन करता है। राज्य में आवश्यक कल्याण कार्यक्रमों के बारे में केंद्रीय समाज कल्याण मंडल को परामर्श देता है। कल्याण और विकास कार्यक्रमों में दोहराव नहीं हो, साथ ही उनमें समन्वय बना रहे, इसके प्रयास करता है। साथ ही शैक्षिक समाज कल्याण अभिकरणों को बढ़ावा देता है। सहायता प्राप्त कर रहे अभिकरणों को क्षेत्रीय परामर्श प्रदान करता है। ग्रामीण कल्याण परियोजनाओं को संचालित करता है। राज्य और स्थानीय स्तर पर शैक्षिक कल्याण अभिकरणों के बीच समन्वय स्थापित करता है। कल्याण सेवाओं के विस्तार के लिए केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की सहायता करता है। महिला और बाल कल्याण में लगा रहता है। अपाहिजों का कल्याण करता है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। युवा कल्याण करता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी योजना बनवाने में सहायक है। बुजुर्ग, भिखारी, हरिजन, गंदी बस्तियों आदि के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान करता है। श्रम कल्याण विस्थापियों को राहत देता है और भिखारियों के कल्याण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कार्य क्षेत्र व संगठन में कई बार अभाव होता है। इसके पास संसाधनों की कमी होती है। इसके पास सामूहिकरण का अभाव होता है। लेकिन इतनी समस्या होने के बाद भी राज्य समाज कल्याण मंडल राज्यों में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाता है, यानी राज्य की जनता का
चहुमुखी विकास करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।